पेरेंट्स का बहुत पहले से ही कि हमारा बेटा या तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या बेटा या बेटी। लेकिन उसका कारण ये था कि उनको पता नहीं था, आइडिया नहीं था। अगर मैं बात करूँ लॉ एज ए करियर के बारे में, तो देखिए चूज कर सकते हैं। इन मल्टी डायमेंशनल टारगेट्स को ही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं, मल्टी डायमेंशनल टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया, जुडिशरी एक है ऑप्शन, दूसरा एडवोकेसी है। उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, कॉर्पोरेट काउंसिल। कॉर्पोरेट काउंसिल मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी प्राइवेट एंटिटी, कोई भी कंपनी है। जैसा मानव जी ने कहा कि स्किल बेस्ड कोर्स है, इसमें भी जॉब की पूरी पूरी एश्योरेंस होती है, तो आप इसको चूज कीजिए। वेलकम करता है आपको लॉ डिपार्टमेंट जो है इंडिया का। मैं काम कर रहा है पीकेएन न्यूज़ और बहुत अच्छे विषयों को उठा रहा है। मैं काफ़ी वक्त से फॉलो कर रहा हूँ आपके चैनल को। बहुत सारे इश्यूज़ को आप उठा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, सवाल पूछते हैं, बेबाक तरीके से पूछते हैं और बिना डरे बिना संकोच किए पूछते हैं। ये मुझे सबसे अच्छी आपकी बात लगती है आपके चैनल की। दूसरी बात, वंस अगेन दिस इज प्रशांत कुलसेज। मैं आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं और मेरे बराबर में जो शख्सियत बैठे हैं, ये कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन ये समाज की वो सेलिब्रिटी है जो सबसे इंटेलेक्चुअल तबका कहलाता है। जी हाँ, ये है रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर मानविंदर सिंह मानव जी, जिनको मैं आज आपके समक्ष जो लाया हूं, उसके पीछे एक कारण है कि 12th के बाद जब करियर गाइडेंस के लिए लड़के निकलते हैं, या तो वो इंजीनियरिंग की बात करते हैं या वो डॉक्टरी की बात करते हैं, लेकिन लॉ की बात नहीं करते। जबकि लॉ में मुख्तलिफ फील्ड हैं जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना करियर अलग अलग बना सकते हैं। आज ही ये शख्सियत, हमारे बेहतरीन शख्सियत हमारे सामने है, जिन्हें नेशनल अचीवर्स अवार्ड भी मिला है सोशल अवेयरनेस में और राज्यपाल पुरस्कार भी मिला है। हम जानेंगे कि आखिर के लॉ के जो छात्र होते हैं वो अपना किस किस और फील्ड्स में करियर बना सकते हैं। डॉक्टर मानविंदर सिंह मानव जी, स्वागत है मेरे नेटवर्क पर डेट इज पीकेएन। धन्यवाद पीकेएन न्यूज़ के लिए, जो आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया लॉ के रिगार्डिंग और लॉ एज ए करियर के बारे में आपने जानने की कोशिश की। भैया ये बताइए मानव भैया कि जो है जो 12th के बाद जो अक्सर करके देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं या डॉक्टरी की तरफ जाते हैं। एक फील्ड और आजकल नया आ गया है बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन एक बहुत ही शानदार और बहुत ही रेस्पेक्टेड और बहुत ही मतलब कहना चाहिए आला दर्जे का एक फील्ड है जिसे कहते हैं वकालत। उसके प्रति लोगों का करियर, बच्चों का करियर ज़्यादा मतलब रुझान क्यों नहीं होता? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि 12th एक्चुअली एक तो एक बहुत बड़ा एक माइंडसेट है पेरेंट्स का बहुत पहले से ही कि हमारा बेटा या तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या बेटा या बेटी। लेकिन उसका कारण ये था कि उनको पता नहीं था, आइडिया नहीं था। अगर मैं बात करूँ लॉ एज ए करियर के बारे में, तो देखिए जो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम है पूरा, जो हम ब्रिटिशर्स थे पहले इंडिया में यहाँ पे, और जिन्होंने आज़ाद कराया देश में, उसमें मोहनदास करमचंद गांधी, मोतीलाल नेहरू जी, लाला लाजपत राय जी और बहुत सारे तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने कि संघर्ष किया और देश को आज़ाद कराया। अब रही बात लॉ एज ए करियर की, तो मेडिकल और ये सब साइंस वगैरह के जितने स्ट्रीम्स हैं ये सब तो हैं, लेकिन जो आर्ट्स का स्टूडेंट है उसको समझ में नहीं आता उसे क्या करना है। अच्छा, उनका इंटरेस्ट होता है बचपन से कि वो लॉ एज ए करियर चूज़ करें, लेकिन कई बार फैमिली प्रेशर रहता है, कई बार ऐसी चीज़ होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अब लॉ में लोग देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छी कैरियर डायमेंशंस हैं। और पहले एक बहुत जनरल सा एक परसेप्शन था प्रशांत जी कि या तो आप जज होंगे या आप अधिवक्ता होंगे, उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन उनको दिखता नहीं था। तो ये भी कारण था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बहुत सारे मल्टी डायमेंशन टारगेट्स हैं लॉ के, जो लॉ करने के बाद आप एज ए कैरियर आप उसे चूज कर सकते हैं। इन मल्टी डायमेंशनल टारगेट्स को ही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं, मल्टी डायमेंशन टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया, जुडिशरी एक है ऑप्शन, दूसरा एडवोकेसी है। उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, कॉर्पोरेट काउंसिल। कॉर्पोरेट काउंसिल मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी प्राइवेट एंटिटी, कोई भी कंपनी है, उसकी वहाँ पे उसके बहुत सारे उस पर केसेस होते हैं या वो काफ़ी लोगों पर केस करती है, तो उनके लिए पूरा एक लीगल बैकअप टीम चाहिए, लीगल बैकअप हैंड चाहिए, या उस कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए एक लीगल टीम चाहिए। जैसे मान लीजिए आज के वक्त में जीएसटी है, जीएसटी के इशूज़ हैं, या कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना है, या कितने एम्प्लॉयज़ हैं, या उसकी एचआर पॉलिसीज़ हैं, उन सब में लॉ के लोग लगते हैं, लीगल टीम लगती है और वो पूरा काम करती है। और हर प्राइवेट एंटिटी को उसकी ज़रूरत होती है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, उसके अलावा मीडिया जर्नलिज्म का एक पार्ट है मीडिया जर्नलिज्म। उसमें मीडिया जर्नलिज्म में आपको स्पेसिफिकली मीडिया जर्नलिज्म में मैं आपको बताऊं, लीगल जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की या फिर हाई कोर्ट के मैटर्स को टेकअप करते हैं, वो जानते हैं कि उन इश्यूज़ पे क्या वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो और ऑप्शंस हैं, जैसे बहुत सारे पेटेंट्स हैं, पेटेंट कराना है बहुत सारे इशूज़ पर, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, जितने आईपीआर के इशूज़ हैं वो सब लॉयर्स कर रहे हैं। उसके अलावा जीएसटी के जितना भी प्रैक्टिस का काम है वो सब लॉयर्स कर रहे हैं। उसके अलावा लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, एलपीओ में बहुत सारा जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनका काफ़ी सारा काम इंडिया में आता है। और इंडिया में बहुत, क्योंकि यहाँ का इंडिया का जो ब्रेन है, इंडिया का जो यूथ है, उसका लोहा दुनिया मानती है। चाहे आप ट्विटर देख लीजिए, चाहे आप कोई भी गूगल देख लीजिए, कोई भी आप मल्टीनेशनल कंपनी देख लीजिए, उसमें इंडियंस का होना बहुत आवश्यक है। तो उनका बहुत ज़्यादा रिलाय है हमारे ऊपर, और इसी की वजह से एलपीओ का भी बहुत सारा काम है।
उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एनजीओ का काम है, सोशल वर्क का काम है, सारे लोग लॉयर्स ही हैं, जो जिन लोगों ने लॉ बैकग्राउंड से हैं वो लोग इसको कर रहे हैं और बहुत अच्छा से कर पा रहे हैं। उसके अलावा लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज है, हमेशा ये एक ऐसा माध्यम रहा है जिससे समाज में परिवर्तन आया है, वो आया है। तो उससे बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। एज ए पॉलिटिशियन एक लॉयर बहुत अच्छा काम कर सकता है। अ पर्सन दोज हु आर हैविंग अ लॉ डिग्री, दिस पर्सन कैन इजीली बिकम अ पॉलिटिशियन। अभी हाल के दिनों में देखा गया है कि जो ज़्यादातर एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनके नाम के आगे एडवोकेट लिखा रहता है, फिर उसके आगे लिखा रहता है। तो एडवोकेट का जो क्रेज है लॉ का वो बड़ा तो है, लेकिन सर जो है जानकारी जो है लड़कों को कम होती है, जिसकी वजह से वो क्रेज नहीं देखने को मिलता। जैसे इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कोचिंग मिलती है, मेडिकल की मिलती है, ऐसा लॉ की कोचिंग क्यों नहीं डेवलप हो पा रही है? नहीं, लॉ की कोचिंग भी बहुत सारी डेवलप हो रही है और लॉ का बहुत सारा फील्ड बढ़ रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि अभी जो क्लैट के एग्जाम्स हैं, जब से 5 ईयर लॉ प्रोग्राम आया है तो एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है। पहले क्या होता था, जैसे आपने बीएससी कर ली या एमएससी कर ली या बीए कर ली, उसके बाद आप 3 ईयर एलएलबी कर रहे हो, तो उसका मतलब आपने बीएससी किए फिर आप 3 ईयर एलएलबी कर रहे हो, यानी कि आपको पता नहीं था कि आपको बाद में लॉ में आपको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो अब क्लियर नहीं थी। अभी क्या हो रहा है, लड़का 12th के बाद डायरेक्टली लॉ करने जा रहा है, या तो बीएलएलबी कर रहा है या बीबीएलएलबी कर रहा है या बीकॉम एलएलबी कर रहा है, तो वो पूरा डेडिकेटेड है कि उसे लॉ ही करना है। अगर वो लड़का 12th के बाद बीएलएलबी कर रहा है या कोई बच्चा 12th के बाद बीएलएलबी कर रहा है, इसका मतलब वो पूरा डेडिकेटेड उसका कैरियर है और उसका कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो जब से ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये 5 ईयर जो लॉ प्रोग्राम लॉन्च कराया, उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए, काफ़ी सारे बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं, बहुत अच्छी तरह से टेकअप हुआ है। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जितनी भी इंडिया में हैं, एनएलयूज़ हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वहाँ के जो बच्चे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो इंडिया को, ना कि इंडिया में बल्कि बाहर भी इंडिया के अपने जो लीगल एक्सपर्टी है उसको लोहा पूरे विश्व को मनवा रहे हैं। एक बार मानव जी, आप जो है पीसीएसजे की भी जानकारी दे दीजिए कि लॉ के बाद किस तरीके से आपको और हमें तो जानकारी है, लेकिन मुख्तलिफ तरीके के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें नहीं होती, वो डर की वजह से नहीं कर पाते या उन्हें लैक ऑफ गाइडेंस होता है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी दे दीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जुडिशरी के लिए अगर मैं बात करूँ तैयारी करने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप 12th के बाद आपने लॉ में एडमिशन लिया या आपने 3 ईयर लॉ प्रोग्राम में एडमिशन लिया, और आपको उन 3 साल या 5 सालों में सिर्फ आपको अपना जो लॉ का सब्जेक्ट है उस पर अपना फोकस करना है। उसके अलावा कौन सा स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आप हो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, आप तैयारी गुजरात की कर रहे हो, तो वहाँ गुजराती लैंग्वेज मांगते हैं वो उस एग्ज़ाम में, तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए। अब वो आप क्या हुआ कि आपने गुजराती की तैयारी करते रहे लेकिन आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो आपने वहाँ की लैंग्वेज सीख ली। जैसे स्टेट्स में लैंग्वेजेस का रहता है, जैसे अगर आप सपोज करिए आप यूपी से हैं, तो आप यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इन सब एग्जाम्स पर जो हिंदी भाषी स्टेट्स हैं बहुत इजीली फोकस कर सकते हैं, और मैं समझ सकता हूँ उन्हें क्रैक भी कर सकते हैं। तो यही उसका एक तरीका है। और बाकी जो है डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, लॉ की अच्छी बुक्स पढ़िए। आप लॉ की एक बुक पकड़िए और एक BREC लीजिए, वो बेस्ट अप्रोच होती है किसी भी एग्जाम को बीट करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको एक ही सब्जेक्ट के लिए 10-12 बुक कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लॉ में PhD नहीं करनी है, आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है। तो हर एग्जाम का एक अलग फॉर्मेट है। जैसे क्रिकेट का फॉर्मेट होता है, T20 है, वनडे है, टेस्ट मैच है। अब उसमें अगर आप टेस्ट मैच वाली पॉलिसी को T20 में अप्लाई करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो ऐसे एग्जाम्स के भी पैटर्न है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप लोगों को काम करना पड़ेगा। एक सवाल उभर के आ रहा है, जैसे डॉक्टर, मतलब जैसे डॉक्टरी लेते हैं, डॉक्टरी में एडमिशन लेते हैं, MBBS वगैरह करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं, तो एक बड़ा इशू आता है आजकल जो माँ बाप का होता है, प्लेसमेंट, यू नो वेरी वेल। तो अगर जैसे लॉ में अगर लड़का मतलब एडमिशन ले रहा है, तो उसके बाद प्लेसमेंट का जो एश्योरेंस है वो क्या होता है और किस तरीके से प्लेसमेंट होता है? वो बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। पेरेंट्स प्लेसमेंट पहले कंसर्न करते हैं और कैरियर बाद में कंसर्न करते हैं। कई बार तो मैंने देखा है बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट वो कैरियर को डिसाइड करते हैं, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें कई बार बच्चे का इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है, उसका इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है। प्लेसमेंट के बारे में मैं बात करूँ, देखिए लॉ की करने के बाद आप सबसे पहली बात तो ये कि आपको कोई ना कोई या तो कंपनी में आपको सेटअप हो जाएगा ज़रूर, डेफिनेटली LPOs में, या फिर आप जुडिशरी भी क्रैक कर सकते हैं, या फिर आप एकेडमिक्स में भी आगे बढ़ के जा सकते हैं, या फिर आप कुछ और कर सकते हैं। नहीं तो आप खुद की सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये रोजगार परक कोर्स है। यहाँ पे आपको स्किल दी जा रही है, आप स्किल बेस्ड आपका कोर्स कर रहे हैं। और अभी के वक्त में स्किल बेस्ड बीटेक है, स्किल बेस्ड केस है, मेडिकल है, स्किल बेस्ड केस है, लॉ स्किल बेस्ड केस है। तो स्किल बेस्ड जितने भी कोर्सेज होंगे वहाँ पे रोजगार की चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। बच्चे को थोड़ा समय देना होगा। अगर वो आफ्टर लॉ कंप्लीट करने के बाद अगर वो लॉयरिंग भी करना चाह रहा है
है, तो 2-3 साल में ज़रूर सेट हो जाएगा अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। इसलिए जो अभी जो अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं जो 12th पास कर रहे हैं उनके लिए मैं जानकारी देना चाहूँगा, जैसा मानव जी ने कहा कि स्किल बेस्ड कोर्स है, इसमें भी जॉब की पूरी एश्योरेंस होती है, तो आप इसको चूज कीजिए। वेलकम करता है आपको लॉ डिपार्टमेंट जो है इंडिया का। मैं आपको बता देता हूँ कुछ मानव जी के बारे में। ये रिसर्च स्कॉलर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो लॉ डिपार्टमेंट है वो ऑल ओवर इंडिया में 3rd रैंक रखता है, और ये शारदा यूनिवर्सिटी में आई थिंक सर प्रोफेसर भी हैं आप। तो सर कुछ आपको 2 बड़े अवार्ड मिले हैं, उसके बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए, क्योंकि इट्स अवर ऑनर दैट वी हैव पर्सनैलिटीज इन अवर सिटीज जो अनसंग हीरोज होते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जान पाता। लेकिन प्रशांत कुलश्रेष्ठ ने ऐसे लोगों का ठेका उठाया है कि मैं उनको सामने लाने की कोशिश करूंगा। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहा है पीकेएन न्यूज़, और बहुत अच्छे विषयों को उठा रहा है। मैं काफ़ी वक्त से फॉलो कर रहा हूँ आपके चैनल को। बहुत सारे इश्यूज़ को आप उठा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, सवाल पूछते हैं, बेबाक तरीके से पूछते हैं, और बिना डरे बिना संकोच किए पूछते हैं। ये मुझे सबसे अच्छी आपकी बात लगती है आपके चैनल की। दूसरी बात रही अवार्ड्स की। अवार्ड्स बेसिकली कुछ नहीं, अवार्ड्स एक नई रेस्पॉन्सिबिलिटी को कॉल करता है। जब भी आपको अवार्ड मिलता है तो उसको सेलिब्रेशन कम, नई रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा। ये बड़ी बात है, एक इंटेलेक्चुअल इंसान ये कह सकता है। तो वही है कि, और बाकी जो नेशनल अचीवर्स अवार्ड मिला है वो एक सिर्फ मैंने जो रूरल और अर्बन एरियाज़ में जितना लिटिगेशन जो लीगल अवेयरनेस किया है उसके लिए मिला है, और बहुत सारी टीम वर्क है, वो अकेला मेरा अवार्ड नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग लगते हैं उसके काम को करने में। बाकी राज्यपाल पुरस्कार मुझे परम श्रद्धेय श्री विष्णुकांत शास्त्री जी जो अभी नहीं रहे दुनिया में स्वर्गीय, उनके द्वारा मिला है मुझे स्काउट गाइड में पहले। तो ये सब हैं, और बस यही है मेरी तरफ से जो आपको मतलब जी। तो ये थे मेरे साथ एक शानदार शख्सियत डॉक्टर मानविंदर सिंह मानव जी, हमारे जिले के प्रेस्टिजियस जैम है। मैं ऐसे इंटरव्यूज आप लोगों के सामने लाते रहता हूँ। मैंने कहा बहुत अभी जनहित की परेशानियां दिखा ली, अब कुछ नया 1-2 चीज़ें करनी चाहिए, तो मैंने कहा कुछ अवेयरनेस वाला एक इंटरव्यू क्रिएट करते हैं। तो पीकेएन न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं अगर ये वीडियो, तो फेसबुक पे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं उस पर दे दूंगा। मैं प्रशांत कुलश्रेष्ठ, पीकेएन न्यूज़ के माध्यम से धन्यवाद, थैंक यू।